बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट अमेंडमेंट और से लेकर 10th अमेंडमेंट तक जितनी भी डिटेल है वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके से हुई, क्योंकि आपको पता था मशरक़ी पाकिस्तान जो उनसे है वो अलहदा हो गया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान ने फिर फैसला किया कि हम अपनी अलहदा बाउंड्री जो उनसी है उसको डिक्लेयर करें। तो जिसके अंदर आपको पंजाब आया था, सिंध आया था, बलूचिस्तान आया था, के वगैरह जिसको इसके साथ साथ दूसरे जो उनसे वो टेरिटोरियल एरिया आए थे। तो मैं इसी तरीके से मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी मैंने उसके बारे में आपको बताया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 260 जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो गैर मुस्लिम है, और अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 260 अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी जो उनसी है वो भुट्टो साहब का एक कारनामा था 1974 के अंदर, जो इन्होंने ये सेकंड अमेंडमेंट जो उनसी है वो पार्लियामेंट से जो उनसे वो पास करवाई, जिसके अंदर अहमदिया को आर्टिकल 263 के तहत जो उनसे वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं थर्ड अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस ये 1975 के अंदर जो उनसे उसको जो अमेंडमेंट हुई जिसके अंदर जो डी प्रिवेंटेटिव डिटेंशन लॉ लेके आए। ये एक ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर कोई दहशतगर्दी के कारनामों के अंदर मुलव्वस हो या कोई एंटी स्टेट कार्रवाई कर रहा हो, तो इसको जो है वो एक 1 मंथ से लेकर जो है वो 3 मंथ तक एक्सटेंशन की गई कि इसको जो इसके अंदर जो है वो उसको हिरासत में लिया जाता है, और कोई भी जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, कोई जुडिशरी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। और ये अमेंडमेंट लेकर आए, ये यानी कि एक्सटेंडेड किया गया प्रिवेंटेटिव डिटेंशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एंटी स्टेट कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो तो उसके लिए ये जो है वो आपकी जो है वो प्रिवेंटेटिव डिटेंशन लॉ जो है वो बनाया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन पीरियड मैंने आपसे बताया था कि 1 मंथ था, इसको जो है बढ़ाकर जो है वो 3 मंथ तक ले गए। फोर्थ अमेंडमेंट और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इसके अंदर मिनोरिटी को रिप्रेजेंटेटिव उनकी नुमाइंदगी की गई और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया। पहले मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताऊं कि इसके अंदर जो था वो हाई कोर्ट था। हाई कोर्ट को कहा गया कि भाई देखो आपकी ये जुडिक्शन है आपकी, और आप यहाँ तक जो था वो कार्रवाई कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते। यानी कि इस लॉ के अंदर जो था वो हाई कोर्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो ग्रांटेड बेल ना करे, उसको भी इंटरफेरेंस से रोक दिया गया। और मिनोरिटीज़ को और इसके अंदर जो उनसे वो बड़ा बाकायदा तौर पर वो सीट्स दी गई, एलोकेटेड की गई, जिसके अंदर मिनोरिटी को गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट के अंदर सीट जो उनसी है वो दी गई। ये आर्टिकल 51 के तहत जो सा वो चेंज किया मिनोरिटी रिप्रेजेंटेशन को, और आर्टिकल 199 के तहत जो सा वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया हाई कोर्ट को फ्रॉम ग्रांटिंग बेल इन सर्टेन केसेस, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो सा लॉ था वो आर्टिकल 1999 के अंदर जो सा वो बताया गया। इसी तरीके से जो फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की गई, इसके अंदर टैक्सेशन का जो सा वो लॉ लेके आया गया, इसमें अमेंडमेंट की गई। इसके अंदर जो सा वो सेल एंड इंपोर्ट के ऊपर जो सा वो उसके अंदर चेंज किया गया, और इसके अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में जो सा वो डिटेल के अंदर बताया गया कि इनकी अपॉइंटमेंट जो सी है वो किस तरीके से होगी। अगर मैं आर्टिकल के लिहाज से बात करूं तो आर्टिकल जो सा 175 जो सा वो बताता है, ये रिलेटेड है कि हाई कोर्ट को इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, इसको इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। आर्टिकल 175 बताता है कि जो हाई कोर्ट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट, और जो आर्टिकल 199 जो सा है 179 जो है वो ये बताता है, वो इससे रिलेटेड है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल जो है 192 जो है वो रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यानी 179 जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और 199 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है अपॉइंटमेंट के अबाउट। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल जो है वो जो आर्टिकल 179 है वो रिलेटेड है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के बारे में, और आर्टिकल 192 जो है वो रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 199 के अंदर मैंने आपको पहले भी जो चौथा अमेंडमेंट था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, अभी फिर बता दूं कि ये प्रिवेंटेटिव डिटेंशन लॉ जो है इससे मुतलिक था कि जो आप कोई भी सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो इस केस के अंदर जो है उसकी वो बेल जो है वो ग्रांटेड नहीं कर सकता। और आर्टिकल जो है वो 200 जो है वो रिलेटेड है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल, और आर्टिकल 204 जो है रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
इसी तरीके से अगर मैं सिक्स अमेंडमेंट की बात करूँ तो इसमें रिटायरमेंट एज जो जजेस की बताई गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 है और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो उनकी है वो 62 है। और इसमें टर्म कंप्लीशन भी बताई गई कि अगर जो है वो कोई चीफ जस्टिस है या हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट जो जज है, अगर वो उसकी रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाता है तो फिर भी वो अपने जो टर्न्योर है उसको पूरा करेगा। इसी तरह अगर मैं सेवन्थ अमेंडमेंट के बारे में बताऊँ आपको 1977 के बारे में, तो इसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अगर कोई बात किसी किस्म की अमेंडमेंट करनी हो, एनेबल द प्राइम मिनिस्टर टू ऑब्टेन द वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पार्लियामेंट के वोट लेता है। अगर वो उसमें नाकाम हो जाता है तो फिर वो रेफरेंडम प्रोसेस की तरफ जाता है, यानी कि नेशनल रेफरेंडम की तरफ जाता है, जिसको जो प्रेसिडेंट इज कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डर टू होल्ड द नेशनल रेफरेंडम फॉर अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 8th अमेंडमेंट के बारे में जो ज़ियाउल हक ने दी थी। अब ज़ियाउल हक का जिक्र आ गया तो ये 1985 के अंदर जो सा वो अमेंडमेंट हुई थी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की जो पावर थी 52B2A, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गई थी कि वो असेंबली भी डिसोल्व कर सकता है और वो पार्लियामेंट को भी डिसोल्व कर सकता है। इसी तरीके से अगर 9th अमेंडमेंट की बात करूँ तो ज़ियाउल हक ने ये अमेंडमेंट जो है वो 1985 to 86 के इसकी ड्यूरेशन के दौरान में हुई, तो जिसके अंदर शरीयत लॉ जो है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो सा वो डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये नेशनल असेंबली में से पास हो गया था, लेकिन सेनेट से ये उसकी अप्रूवल को मेकर नहीं मिली थी। इसी तरीके से अगर मैं अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट 10 की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ असेंबली के बारे में बताया गया। वो इस तरीके से बताया गया कि इसके अंदर जो 5 ईयर to 4 ईयर जो सा वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की ड्यूरेशन रखी गई, यानी कि उसको रिड्यूस किया गया, लेकिन बाद में ये रिवर्स हो गई। तो ये थी आपके सामने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 1 से लेकर 10 तक। और मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं किया, लेकिन मैं बड़ी शॉर्ट टर्म में आपको मैंने बताया कि आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो हर पाकिस्तानी को, हर सिटीज़न को मालूम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।